15 नवंबर 2025 का दिन छतरपुर जिले के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। पूरे जिले को गौरव से भर देने वाला यह दिन, क्योंकि इस दिन सभी लोग एकत्रित हुए हैं UHV लिविंग सेंटर नौगांव में और एक स्वर में सामूहिक रूप से कहा गया है कि ना सिर्फ परिवार के लिए, देश के लिए, बल्कि सार्वभौमिक रूप से मानवीय मूल्यों की महती आवश्यकता है। क्योंकि लगातार हम इन मानवीय मूल्यों को शब्दों के रूप में तो जान रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन शब्दों को आचरण में लाने से बच रहे हैं। या कह सकते हैं कोई ऐसी पाठशाला नहीं रही जहां अब मानवीय मूल्यों को लेकर पढ़ाया जाए, काम किया जाए। इसी पाठशाला में इन मानवीय मूल्यों को जानने के लिए पहुंचे हैं विशिष्ट अतिथि ADGP श्री राजा बाबू सिंह जी और छतरपुर जिले के DIG रेंज छतरपुर श्री विजय कुमार खत्री जी, और साथ में कई ऐसे वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी रहे हैं जिन्होंने एक स्वर में कहा है कि सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों की महती आवश्यकता है। आइए देखते हैं इस पूरी खबर को। मैं एक विशेष पर्पज से इस आयोजन को रखा हूं, क्योंकि पहले तो मैं बहुत आयोजन ही करता था। मतलब ऐसा कोई दिन नहीं 15 दिन में, महीने भर में कि हमारे यहाँ कलेक्टर साहब ना आए या वरिष्ठ अधिकारी ना आए, क्योंकि मैं ऐसे कामों में लगा हुआ था। लेकिन आजकल मैं अब थोड़ा सा दूसरी दुनिया की ओर चला गया हूँ, उसके बारे में आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ। एक्चुअल में मैं इस समय यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज से जुड़ा हूँ। कि पहले मैं मध्य दर्शन से जुड़ा, तो एक बात क्लिक की जब मैं झाबुआ में 1997 में शिविर किया। कह रहे हम कर क्या रहे हैं, मतलब हम बनना क्या चाहते हैं और बन क्या रहे हैं। तो मेरे गुरु श्री गणेश बागैया जी के जब गहराई से मैं उनके साथ रहना शुरू किया चित्रकूट यूनिवर्सिटी में, तो वो हमेशा कहा करते थे कि भगवान सिंह ये संसार तो एक ही है, हर कड़ाही में भोजन है, बस तुम्हारा नजरिया बदल जाए। क्या बदल जाए? तो मुझे वो बात बहुत छुई। अरे संसार एक है, इसको ट्रायल किया जाए। तो मेरा जन्म कैथोकर गांव में हुआ और आज बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि हमारे वंश के लोग भी आए हुए हैं और वो मेरे बारे में ज्यादा बता सकते हैं कि कैसे कैसे मेरे में सनई परिवर्तन हुआ। 1992 की बात है कि मेरे अंदर कुछ चला गया। उसी समय मेरी शादी भी हुई और शायद वो मेरे लिए वो क्षण थे कि एक तरफ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था मेरे में और दूसरी तरफ सामाजिक दिक्कतें थी कि नौकरी करो, ये करो, वो करो, ससुराल के लोगों का प्रेशर, ससुराल भी यहाँ बैठी हुई है ना, और उन सब के बीच मैं किधर जाऊं। लेकिन मैंने ठाना कि मैं वहीं जाऊंगा जहां सत्य हो, और धीरे धीरे मैंने समझाना शुरू किया। तो करीब 10-5 साल का ऐसा समय रहा जिसे मैं ट्रांसफॉर्मेटिव समय कह सकता हूँ। लेकिन इसके बाद ससुराल भी सहमत हुई, पत्नी भी सहमत हुई और आज हमारी शाली साहिबा से लेके सब यहाँ बैठे हुए। क्योंकि अब वो यूनिवर्सल ह्यूमन, पहले वो कहते थे नौकरी करो, अब वो कहते हैं कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के लिए काम करो। और मेरे देश लेवल का एक प्रयोग मेरे परिवार में चल रहा है, वो ये है कि परिवार में सुख शांति का विषय क्या हो। तो मेरी बच्ची, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, सबसे ज्यादा अगर कोई चर्चा चलती है तो ना वहाँ खाने की चलती, ना पीने की चलती। 3 बजट हमारे पास बचे नहीं है। एक हमारे पास लड़ाई का बजट नहीं है, क्योंकि हमें समझ में आ गया आंतरिक नियम, तो अब कोई दुश्मन हमारा बचा नहीं। तो लड़ाई का बजट हमारा खत्म। बीमार हम पड़ते नहीं है, 20-22 साल से हमने दवा नहीं कराई है, तो दवाई का बजट भी हमारा नील। हमको कुत्ते ने काट लिया था और 150 आदमियों ने हमारे ऊपर दबाव बनाया। उसमें एक मेरा भतीजा यहाँ डॉक्टर बैठा हुआ झांसी मेडिकल। मैंने कहा नहीं कराऊंगा, कुत्ते को देख लेना, क्योंकि मेरे अंदर ही से वो पावर इतना है आंतरिक, ठीक है, कि अगर कुत्ता अगर वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है तो कुत्ते से घाव जल्दी ठीक हो जाता है। और इस पर मैंने बहुत अध्ययन भी किया और पता चला कि आसाम वगैरह में तो पूरा कुत्ता ही कहा जाते हैं, उनको आज तक कुछ नहीं हुआ और मेरा घाव 4 दिन में ठीक हो गया।
तो मैं ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि एक तो सगाइयों का भी, जैसे ये जो उत्सव होते हैं, उत्सव में मेरा कोई बजट नहीं है, ना मैं जन्मदिन मनाता हूँ, ना त्योहार मनाता हूँ। दिवाली जैसी है वैसी ही होती है और इसके लिए पूरा परिवार सहमत होता है। पटाखे हमारे यहाँ घलते नहीं है, जन्मदिन पे केक हमारे यहाँ आता नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोगों में एक ट्रांसफॉर्मेटिव परिवर्तन हुआ है और वो परिवर्तन इस बात का है कि सुख को समझ लिया जाए। अभी तक हमने जहाँ सुख खोजा है, कहाँ कहाँ खोजा, शरीर में खोजा, संवेदना में खोजा, शरीर संवेदना और सुविधा, सुविधा माने धन में खोजा। हम क्या कहते हैं, बोले लड़का अमेरिका गया है, काहे के लिए गया, नौकरी करने गया है, समुद्र पार करके गया है, यहाँ बाप मर जा रहा है ना। एक हमारे आईजी थे लखनऊ में, पता चला कि उनने पूछा बेटा वो बड़ा वाला भाई क्यों नहीं आया, तो उनने बताया कि भाई वो भाई ने कहा है कि जब माँ मरेंगी तो बड़ा वाला आ जाएगा, अभी पिताजी के में आप चले जाओ। तो उनने कहा एक काम करो बेटा, बड़े बेटे को भी बुला ही लो, और उनने खुद को बंदूक मार ली। ये सत्य घटना है। तो आज हम वहां पहुंच गए हैं, काहे के लिए, धन के लिए। तो इस विधि में ये बताया जाता है कि धन से आज तक कोई सुखी हुआ नहीं है, चाहे अरबों की संपत्ति आ जाए, सुखी नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं, तो धन के लिए कर रहे हैं। लगा कहाँ रहे हैं, धन के लिए लगा रहे हैं। शरीर संवेदना इंद्रिय सुख के लिए लगा। तो हमें ज्ञान गोचर बनना है, और जब हम ज्ञान में जाएंगे तो ही हम सुखी होंगे, और सुखी होकर ही हम सुख बांट पाएंगे। घर में पति पत्नी का झगड़ा कोई बताए या ना बताए, लेकिन वो चलता ही है। क्यों चलता है, क्योंकि वो भी सुखी होने आई है और हमारे पास सुख के रास्ते खुद भी नहीं है। तो दो अगर ना समझ लोग रहेंगे तो बर्तन भाड़े नहीं बजेंगे तो क्या हो। तो इस पर हम लोगों ने बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया। 10-5 साल तक हमारे यहाँ भी बजे हैं, लेकिन आजकल वो जो बजे थे अब वो संवाद और प्रक्रिया में चले गए। आज मैं अगर 10-20 लोगों को, 150 लोगों को भोजन कराऊं, इन संपत्तियों को बांटने में लग जाऊं, तो पत्नी को इस पर कोई विरोध नहीं होता, बल्कि वो पूरी तरह से इस काम के लिए हेल्पफुल होती हैं। वो भी 10-20 लोगों को यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के लिए तैयार करती हैं, रोज संदेश भेजती हैं। तो हमारे घरों में भी हम लोग संदेश भेज रहे हैं, हमारे परिवारों में भी हमने संदेश भेजा है। हमने खेतों पर जाना इसलिए बंद कर दिया था कि जब आप लोग आपस में बैर मुक्त हो जाएंगे तो हम खेत देखने भी आएंगे। शायद हमारे वंश के लोग बैठे हुए हैं, मैं खेत नहीं देखता, क्योंकि मैंने कहा इसमें इतना दुख है कि मैं तो सुखी होने के लिए पैदा हुआ हूँ, खेत हमें बहुत मिल जाएंगे। और शायद अब हमें देश के खेत क्या विश्वविद्यालय और काम करने के लिए खूब स्कोप मिल गया है। यदि आज मेरा बहुत अच्छा काम होगा तो पुलिस डिपार्टमेंट में भी स्कोप खुलने ही वाला है, ठीक है, क्योंकि प्रशिक्षण का काम तो सर ही संभाल रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आए थे सुख सहित सुखी होने के लिए, और काम करे हमने, अभी तक स्वयं दुखी रहे और दुख को फैलाए। तो ये विधि का पूरा शिविर है, पूरा एक सिस्टम है, और वह सिस्टम AICTE ने, मेरे गुरु गणेश बागैया ने इसे AICTE में ले जाया। AICTE ने इसके कोर्स कैरिकुलम बनाए हैं। ये धीरे धीरे कहाँ पर पर्कुलेट हुआ, ये UGC में गया। UGC के बाद 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन मध्य प्रदेश में आनंद विभाग के साथ हमारा है, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का। वो जो भी कर रहे हैं उसका विचार यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का। बाकी उनके कुछ कार्यक्रम हो सकते हैं पुराने, लेकिन नया विचार यही है, हमारा स्टाफ तक बैठ गया है। तो एक हम वहां कर रहे हैं। दूसरा हम जो है स्कूल शिक्षा में गए हैं। 10वीं से लेके 12वीं तक की जो CM राइज के यहाँ कई शिक्षक बैठे हैं, जो यहाँ के प्रशिक्षक भी हैं, तो ये शिक्षा में गया है। सर का कहना ये है कि शिक्षा समझ में आ जाएगी तो हम परिवार में सुख सहित जी पाएंगे। अगर शिक्षा का आचरण हमें समझ में नहीं आएगा तो हम परिवार में हमेशा दुखी रहेंगे, अंतर कलह में जिएंगे, बंदूकें खरीदेंगे, उन्हीं बंदूकों से हम सुसाइड भी करेंगे। तो हमें सुसाइड मुक्त अगर विश्व बनाना है तो हमें यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को समझना होगा। मेरे गुरु ने एक और ध्यान रखा कि इसमें आध्यात्मिकता का कोई हम पुट देंगे तो अन्य देश इसे लागू करने में दिक्कत करेंगे, इसलिए उनने इसका रखा यूनिवर्सल ट्रूथ, सभी जगह एक जैसा लागू। देश काल परिस्थिति में बदलता नहीं, क्या नहीं बदलता है उसे समझ लिया जाए, सत्य को समझ लिया जाए, असत्य को समझ लिया जाए, और जीना अगर मुझे समझ में आ गया तो मैं सुख शांति सहित जी सकता हूँ। तो मैं अभी ये नहीं कहता कि मैं जीने में पूर्ण हो गया हूँ,
लेकिन मुझे जो भी थोड़ा थोड़ा मिला है उससे मैं आज बहुत आनंदित होता हूँ। इस जगह पे भी मेरे यहाँ 2-4 लोग ही आते हैं, क्योंकि वो भीड़ वाला तो मैं जाता नहीं हूँ किसी से मिलने, बंद हो गया। और मैं किसी के काम का भी नहीं रहा, वोट के काम का रहा नहीं, है ना, और किसी की सिफारिश के काम का भी नहीं रहा। कितना भी मैं बड़े से बड़े, मैं तो गुरु के पास बैठा हूँ जहाँ अखंड भंडार है कि मैं रोज 100 सिफारिशें कर सकता हूँ, लेकिन उस काम का भी नहीं रहा। तो अब मेरे पास पहले आते थे 100 लोग, अब आता है 1, और आ गया कभी कभी तो हम लोग कहते भैया बहुत बढ़िया। कभी हमारे अनिल मित्तल जी बैठे हुए हैं, वो पंजाब से आए हैं, 15 दिन से मेरे साथ हैं, मेरे साथ वो जी रहे हैं। तो जीने में क्या चर्चा करते हैं, एक थाली पर बैठे थे। मैंने एक दिन कहा कि अलेक्जेंडर भारत आया था, तो एक ट्राइबल राजा ने कहा कि तुम मेरे यहाँ निमंत्रण पे चलो। तो उन्होंने कहा कि भाई सब तो युद्ध करते हैं, तुम युद्ध क्यों नहीं कर रहे? बोले सर आपको कुछ शिक्षा देनी है, अभी समझ में नहीं आएगा। थाली में उसने लिया हीरे मोती रख दिए और कहा कि भोजन कर लो अलेक्जेंडर से। अलेक्जेंडर तलवार लेके तैयार हो गया कि हीरे मोती कोई खाने की चीज है क्या? तो जैसे ही उसने तलवार रखा, वो बोला सुनो महाराज, हमने सोचा कि आप हीरे मोती ही खाते होंगे, अगर भोजन ही करते हो तो भोजन सभी जगह उपलब्ध है, फिर आप ये देश दर दर नहीं भटकोगे। तो अभी जो हम भटक रहे हैं कि ये देश ठीक करना है, वो देश ठीक करना है, वो ऐसे होगा नहीं। वो परिवार से, वो मेरी अंदर की अंतःकरण से होगा। तो जैसे जैसे मैं अंतःकरण में सुखी होता हूँ, वैसे वैसे सुखी बढ़ता है। तो यहाँ कई उदाहरण भी है, जैसे जैसे मेरे में समझ बनी, यहाँ कुछ ऐसे परिवार भी आए हुए हैं जिनके कोर्ट के केस भी वापिस हो गए हैं। एक प्रजापति जी का परिवार है, यहाँ आया होगा मुझे लगता, आए हैं पति पत्नी। उनका 6 साल से कोर्ट में केस चल रहा था, लेकिन वो कोर्ट ने, जजों ने समझाने के बाद जिस कोर्ट को विड्रॉ ना हुआ हो, वो 3 बार के हमारे जाने के बाद विड्रॉ हो। हमारे बीच में अजय यादव हैं, पत्रकार, और ये बहुत मुरझाए हुए थे। अरे साहब खुशहाली में बदल गया। मैं जब इनके घर गया पहली बार, तो मैंने सिर्फ अभिनंदन पत्र पर पढ़ा हुआ देखा था, और उसमें लिखा था कि फूलों सी पली मेरी बेटी। तो मैंने कहा कि अजय, तुम्हारी जिम्मेदारी तो ये थी कि तुम इस बेटी का केयर करो, और बेटी की जिम्मेदारी थी कि वो अपने पति की रक्षा सुरक्षा और उसके प्रोत्साहन उत्साह वर्धन करे। और हमने कि पहुंच कहाँ गए हैं कि आज बच्चा तुम्हारा तमाशा देख रहे हैं, ये बच्चे क्यों पैदा किए, इसका उत्तर चाहिए। और वो दिन है कि आज का दिन है, इनकी ससुराल में गया, 1 साल तक मैंने इनके साथ पूरा समय लगाया, और आज ये परिवार मेरा परिवार हो गया है। कभी भी डांटना होता है, मैं पिता की तरह जाता हूँ, चाहे जिसे डांटने लगता हूँ, क्योंकि बहुओं की संख्या बहुत बढ़ गई, मेरी बहुएं भी आई हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप पवित्र भाव से कोई मैसेज भेजते हैं, तो वह मैसेज जाता है, आपका आचरण सधा हुआ। तो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज ऐसा नहीं है। सर भी उस दिन अपने उस पे एक कॉन्फ्रेंस में बोल ही रहे थे, हम लोगों के बीच में सर भी थे, मेरे गुरु भी जुड़े थे। तो ऐसा नहीं है कि अभी तक सनातन में काम नहीं हुआ है। सनातन के काम, सनातन का ही तो काम, बशर्ते उसमें जो आचरण गायब हो गया है, उसमें जो ब्रह्म की परिभाषा बदल गई है, उसमें जो हमारे आचरण बदल गए हैं। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज सिर्फ आचरण की ओर इशारा कर रही है। और ऐसे कम से कम हजारों प्रोफेसर को तो मैं जानता हूँ कि भैया के अलावा कोई बात नहीं करेंगे। हम लोगों के टैग हैं भैया, चाहे आप प्रोफेसर हो। अभी ये नहीं कह रहे हैं हम जल्दी हो जाएगी। हमारे सर पे चीफ सेक्रेटरी से लेके भारत भर के लोग आते हैं, उनकी सेवा में मैं लगता हूँ। तो वो कैसा सर ट्रीट करते हैं मैं देखता रहता हूँ। वो कहते मानव के रूप में आओ, क्योंकि तुम हो तो मानव। हमारे ही घर का कोई एक डीआईजी बन गया, एक आईजी बन गया, हमारे ही घर का एक सरपंच है, हमारे ही घर का एक नक्सली बन गया है, और तीनों एक दूसरे का अभी अलग अलग सिस्टम लिए हुए। अगर सही समझ में आएगा तो ये तीनों भाई एक हो जाएंगे, ना कोई से बड़ा होगा ना कोई छोटा होगा। तो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज हमको एक ज्ञान देती है कि मानव संबंध में कैसे जिया जाए, मानव और प्रकृति संबंध में कैसे जिया जाए, और हम प्यार निर्भरता के साथ कैसे जी सके। इसका प्रतिदिन हम लोगों का एक सेशन चलता है सुबह का, उसपे वो होता है, शेयरिंग होती है कि आप बताइए आप में क्या चेंज। और हमारे गुरु जो है वो IIT प्रोफेसर थे, तो उन्होंने कहा अभी मटेरियल वर्ल्ड में तो हमने बहुत से मिस्त्री तैयार किए हैं,
रिंच के मिस्त्री, पाना के मिस्त्री, हेलीकॉप्टर के मिस्त्री, और हमने परमाणु बम के भी मानव को मारने के लिए हमने बहुत ऊर्जा लगाई है। लेकिन मानव को मानव समझने की क्या तकनीकी हो, इसके रिंच पाना क्या हो, वो बनाने में लगे हुए हैं। और बहुत जल्दी ये विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम बनेगा, इसमें कोई दो राह इसलिए नहीं है कि अभी कल ही इसे राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया। सर यहाँ आने वाले थे, लेकिन गुजरात के कल चीफ सेक्रेटरी आए हुए थे एक महसाणा शिविर में। उन्होंने कहा भाई गुजरात को पीछे छोटे, और गुजरात को भी तो आखिर ये मूल्य चाहिए। तो ये जिस तेजी से सरकारों में जा रहा है, पैर मुक्त होकर आज हम सब बैठे हुए हैं। अगर मैं अकेला सोशल वर्कर हूँ तो मैं कहूंगा शिक्षक नहीं आने चाहिए, मैं कहूंगा पुलिस नहीं आनी चाहिए, हम बचते रहते हैं। अरे हम सब मानव है, परिवार के साथ क्यों नहीं बैठ सकते? मेरा ही तो परिवार है। तो मेरा परिवार, मेरे अभी मुझे लगता था कि मेरा परिवार 2-4 बच्चों का, 2-4 घर का इतना, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे ये समझाने में सफलता हासिल की कि अखंड समाज भी मेरा परिवार है। तो हम सब के ऐसे कई प्रोफेसर जो अपनी जिंदगी लगा चुके हैं, उसमें से एक मैं भी हूँ। मैं समर्पित हूँ, और वो इस बात से कि मैं स्वयं से लेकर और विश्व परिवार तक जो भी गतिविधियां चल रही हैं उसमें मैं पूरी तरह से संलग्न रहता हूँ। और यही मेरा अब काम बन गया है, और कोई काम नहीं है। लगातार चलते रहना है, चलते रहना है, और स्वयं सुखी होते हुए सुखी करते रहना है। विवाह हुआ उस समय उपहार के रूप में मानवीय मूल्य, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू हमको मिली, उसकी किताबें मिली। थोड़ा समझ में कम आया क्योंकि जो अभ्यास था वो प्रभाव का ज़्यादा था, बाहरी दुनिया का ज़्यादा था, और एक तरीका पता नहीं था कि मुझे अपनी स्वयं के तरफ की यात्रा कैसे करनी है। लेकिन धीरे धीरे एक अभ्यास सत्र, एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 जो हम लोग निरंतर 2018 से कर रहे हैं, जो मेरे लिए बहुत ही सार्थक रहा। जो हमारी यूएचबी टीम है जिसमें हम लोग भी जुड़े हैं, आदरणीय गणेश सर के मार्गदर्शन में, उस टीम ने जो अभ्यास बनाए वो इतने सरल थे कि हम बहुत ही आसानी से धीरे धीरे क्रमशः उसको प्रतिदिन करते हुए हम स्वयं की यात्रा के लिए हम अपनी यात्रा में लगातार हम पहुंच रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारा लक्ष्य है, हमारा स्वयं को समझने का लक्ष्य है। मानव यानी मानव इस अस्तित्व में मानव क्या है और कैसा है, इस पर एक ध्यान प्रस्ताव के रूप में मेरा गया। और धीरे धीरे जब हमने इस प्रस्ताव को जांचा, विचारों में आया, और विचारों के साथ फिर धीरे धीरे हमारे भाव तक पहुंचा। हमारे साक्षी भाव तक भी हम कभी कभी होते हैं, और जब हम अपने साक्षी भाव पे, दृष्टा भाव पे होते हैं तो हम देख पाते हैं, हम प्रतिक्रिया मुक्त, रिएक्शन और रिस्पॉन्स दोनों से परे अपने जो हमारा एक स्वभाव है, जो मानव का स्वभाव है, जिसकी बात मानव मूल्य कर रहा है, वहाँ तक हम होते हैं। इसके लिए हम अभ्यास कर रहे हैं अपने आप में। काम पूरा अपने पे ही होना है, और जैसे जैसे काम अपने पे होता है, जितना जितना उतना उतना काम परिवार पर, साथ में जो भी हमारे संपर्क में आता है वो काम निश्चित होता है उतना। तो जो बात है सत्य की, स्वतंत्रता की और स्वराज्य की, चूंकि हमारा ये संस्थान जो है, यहाँ एक सेंटर चलता है सत्य, स्वतंत्रता और स्वराज के नाम से, जिसका गुरुवार को हम ऑफलाइन सेशन, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सेशन करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जो सत्य को समझना है, हमको स्वयं की व्यवस्था को समझने के साथ ही हम स्वतंत्र होंगे, और जैसे जैसे हम स्वतंत्र होंगे तो स्वराज्य जो है वो स्वतः ही आसानी से फैलता है। कि हम इसका एक अनुभव, अनुमान हम लगा पाने लगे हैं अब, और हमारा जो लक्ष्य है हर क्षण सुखी होने का। जो प्रश्न तो थे पर बहुत मुश्किल लग रहा था सारी स्वतंत्रता, सारा स्वराज, सारा सुख, सुख के सारे स्रोत बाहर हैं, और बाहर के काम में इतना बुरी तरह से हम उलझे थे। मेरा परिवार, जिस परिवार में मैं पैदा हुई, मेरे पिताजी जिला शिक्षा अधिकारी रहे, बहुत ही नेक इंसान थे। आज मैं उनको समझती हूँ कि मेरे पिताजी बहुत ही नेक थे, लेकिन उसके बाद भी यदि हम देखें तो शायद वो तरीका हम लोगों के पास नहीं था। हम समाज में, हमें खूब सम्मान था,
हम लोग सुबह 4 बजे के उठने से लेके एक कठिन दिनचर्या का हम सभी पालन करते थे। आज भी हमारे परिवार के लोग करते हैं, लेकिन फिर भी हर क्षण के सुख वाले लक्ष्य तक हम पहुंच पाने में प्रयास तो करते थे, पर पहुंच पाना थोड़ा कठिन लग रहा था। बहुत उलझा हुआ मामला दिख रहा था। पर जैसे ही हम मानवीय मूल्यों के साथ हम जुड़े और इस तरीकों को अभ्यास 1 और अभ्यास 2 को हमने करना शुरू किया, तो हमें लगा ये तो बहुत सहज है और बहुत आराम से हम अपनी यात्रा कर सकते हैं। बहुत ही कठिनाई से हम अपने जीने को अभी जी रहे हैं, ऐसा आज मैं कह सकती हूँ। जैसा जीना मेरा पहले हो रहा था, जिसको मैं सही मान के जी रही थी, वो आज मैं कह सकती हूँ कि वो गलत को सही मान के जीना हो रहा। स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा भय था अंदर, शिक्षा का भी भय था, सम्मान का भी भय था, विश्वास का भी भय था। भय ही भय थे चारों तरफ। दिन भर काम करते थे सुबह से शाम तक। भगवान की एक शरण स्थली दिखती थी और वहाँ भी प्रश्न उठते थे कि क्या भगवान ये सारे भय खत्म कर देंगे, तो वो भी एक बोझ था। लेकिन धीरे धीरे हमें कुछ प्रश्न अपने जो उठते हैं, अब हम स्वतः ही उनके जवाब खोज पाते हैं। जितने जवाब हमारे बचते हैं शेष, तो हम अपने गुरुजन जो हमारे श्रेष्ठ जन हैं, जिनने ज्यादा आगे की यात्रा की है समझ के तौर पर, उनसे हम बात रखते हैं, वहाँ से भी हल होते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि धीरे धीरे हमें उन प्रश्नों के जवाब भी मिलेंगे। तो इस समय हम काफ़ी अच्छी यात्रा अपनी कर रहे हैं, जिसको हम स्वयं ही देख पाते हैं। हमको किसी की आवश्यकता नहीं कि कोई हमको जांचे। जांचने के लिए है, समाज है, जांचते हैं, लेकिन अगर ना भी जांचें तो हम स्वयं ही अपने को हर क्षण जांचते हैं। और उस जांच के आधार पर हम ही अपने सामने प्रश्न भी खड़े करते हैं और अपने जवाब जो आते हैं उनसे हमारी तृप्ति होती है, उससे हम आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बात मैंने अभी कही है। और इसी यात्रा में मेरे परिवार और मेरे कुटुंब के लोग भी इस तरह से धीरे धीरे, पहले वो भी कठिनाई में जी रहे थे, फिर मैंने कुछ बताया तो वो उसको समझ रहे थे, अब अभी भी आगे समझ रहे हैं। आज मेरे परिवार के बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं और आज एक सहजता और सरलता के साथ यहाँ पे आए हैं। और इस बात का मुझे बहुत ही प्रसन्नता है इस बात की कि आज मैं अपने कुटुंब की तरफ बहुत अच्छे से सरल और सहज ढंग से बढ़ रही हूँ, बिना किसी अहंकार के साथ, बिना किसी द्वेष और ईर्ष्या के साथ। आज के गौरवशाली कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय, परम आदरणीय राजा बाबू सिंह IPS, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, बहुत जल्दी ही विशेष पुलिस महानिदेशक के पद को सुशोभित करेंगे। मैं उनको पदोन्नति की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। अगले माह सरकश की पदोन्नति होना तय है, तो मैं उनको अभी से शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ मंच पर विराजमान आदरणीय भगवान सिंह जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम की संकल्पना की, मूर्त रूप दिया, बहुत मेहनत की, मेरे पास भी आए। मुझे उन्होंने मेरा उनका पहला परिचय ही था, पहली मुलाकात थी, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से मुझे सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया, बताया, तो मैंने तत्काल ही उनको इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए अपना समर्थन देने की पूरी बात कही। और मैंने कहा वैसे भी हमारे आदरणीय सर आ रहे हैं तो मुझे तो आना ही है। मानवीय मूल्यों को लेकर के जो ये आंदोलन इन्होंने इस क्षेत्र में शुरू किया है, उसके लिए उनको वास्तव में बहुत मेहनत करनी पड़ रही होगी, और फिर भी वो अचल भाव से, अविचल भाव से लगातार प्रयास कर रहे हैं और इस क्षेत्र में इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। उसके लिए मैं उनको बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और मैं मुझसे जितना हो सकेगा उतना मैं अपना समर्थन इनको देने की आज अपनी तरफ से बात भी कहता हूं। जब भी मेरी कोई भी ज़रूरत उनको लगी है तो निसंकोच भाव से मेरे पास आ सकते हैं, और मेरे से जहाँ तक हो सकेगा मैं उनका पूरा सपोर्ट करूँगा और पूरा साथ दूँगा। असलियत में जब हमारे देश की आज़ादी की बात चल रही थी, आज देश आज़ाद हुआ था, उस समय जो शिक्षा व्यवस्था थी जो अंग्रेज़ों ने हमारे लिए बनाई थी, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए, अपने राज्य को चलाने के लिए बनाई थी। हम लोगों ने उसमें चाहिए था उसमें परिवर्तन कर के हमारा जो
खुद की शिक्षा व्यवस्था थी, जो गुरुकुल प्रणाली थी या मानवीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा थी, उसको ही हम अंगीकार करते, लेकिन ऐसा हो नहीं सका था और दुर्भाग्यवश हमने उसी शिक्षा पद्धति को ग्रहण कर लिया। उस शिक्षा पद्धति की जो सबसे मूल गलती थी, जो मुझे लगता है वो गलती ये थी, वो शिक्षा का उद्देश्य पूरी तरह से रोजगार मतलब नौकरी से जोड़ दिया गया। अगर कोई पढ़े तो उसको नौकरी करना उसके लिए कंपलसरी है। अगर किसी ने पढ़ाई करके नौकरी नहीं करी तो उसका पूरा परिवार, उसके घर के लोग उसको कहते फिर क्या फ़ायदा तुम्हारे पढ़ने का, अगर तुम्हें नौकरी ही नहीं मिल पाई तो क्या सेंस हुआ। तो मतलब हमारी शिक्षा व्यवस्था एक नौकर बनाने की तरफ लग गई, जबकि हमारा पूरा जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है और हमें स्वरोजगार और स्वयं के द्वारा ही श्रम के साथ काम कर करके अपना जीवन पालन करना था। लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था ने हमें ऐसा बना दिया कि हमने अपने बच्चों को भी उसी में झोंक दिया। अभी थोड़ी देर पहले भगवान सिंह जी भी बता रहे थे कि हमारे बच्चे अब धन कमाने के लिए विदेशों में जा रहे। तो कारण यही है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था जो पद्धति है उसने हमारे बच्चों को सिखाया ये है कि पढ़ाई करने का मूल उद्देश्य धनोपार्जन, अर्थोपार्जन ही है। कहीं भी उसको नैतिक मूल्यों से या मानवीय मूल्यों से जोड़ा ही नहीं गया। हमारे बीच में निगम बैठे हुए हैं जो प्रौढ़ शिक्षा का काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में। उन्होंने जैसा बताया कि आज भी हमारे ऊपर कितना बड़ा कलंक है कि आज 2011 की जनगणना के हिसाब से अभी भी 3 लाख से ज़्यादा इस अंचल में निरक्षर लोग हैं। कितनी बड़ी बात है। रीज़न यही है कि हमने शिक्षा को ज्ञान के लिए माना ही नहीं। हमारे मन ने ये मान लिया कि शिक्षा का मतलब होता है नौकरी करना, जिसको नौकरी नहीं करनी उसको पढ़ना भी क्यों है। शुरू से ये भाव लेके चले, ये हमारी एक बहुत बड़ी कमी रही। अब समय बदल रहा है, अब लोगों को ये समझ में आ रहा है और उसी का परिणाम है कि अब वापस लोग अपनी जड़ों की तरफ लौट रहे हैं। जो पहले गांव एकदम खाली हो गए थे, अब धीरे धीरे वापस लोगों का शहरों से मोहभंग हो रहा है और धीरे धीरे गाँवों की तरफ लौट रहे हैं। कल ही मेरे मन में एक विचार आ भी रहा था कि न मालूम क्यों लोग अभी भी शहरों की तरफ जाते हैं, जबकि शहरों में कितनी आपाधापी, कितनी व्यवस्थाएं खराब हो चुकी हैं। उसकी तुलना में हमारा छतरपुर कितना अच्छा और कितना साफ़ सुथरा है। यहाँ आज भी जो वायु की गुणवत्ता है वो 60-65 रहती है, जबकि वहीं दिल्ली में आप देखो तो 450 तक वायु गुणवत्ता की खराब हो चुकी है। और वहाँ रहना मतलब ऐसे है कि आप हर घंटे 10 सिगरेट के बराबर धुआं अपने फेफड़ों में ले रहे हो। कितना मतलब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और वही हमारी छतरपुर की 60-70 है तो गाँवों में तो और भी 50 से भी नीचे होगी। तो कितना मतलब स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है गाँवों में, कितना अच्छा है। और अब तो टेक्नोलॉजी का भी इतना ज़्यादा विस्तार हो गया है कि अब कोई ज़्यादा फ़र्क बचा भी नहीं है गाँवों में और शहरों में। व्यवस्थाएं भी पूरी गाँवों में हैं। तो हम लोगों को इस चीज़ का प्रयास करना ही चाहिए कि हम अपनी जड़ों की तरफ लौटें। और जो ये संस्था काम कर रही है मानवीय मूल्यों को समाज और शिक्षा के साथ जोड़ने का, उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा इनकी विचार जान करके और इनके बारे में पता चला, तो मैंने जुड़ने का प्रयास किया है। इन्होंने आज मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, उसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। श्री संतोष सिंह, श्री विकास शर्मा जो मेरठ से आए हैं, श्री विकास शर्मा जी, श्री प्रजापति जी, मंचासीन श्री प्रजापति जी, श्री वर्मा जी, श्रीकांत मिश्रा साहब, इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक श्री भगवान सिंह जी और मेरे अनुज, मेरे सबसे प्रिय शिवेंद्र निगम जी, आप सभी यहाँ उपस्थित माताओं, बहनों, भाइयों, सर्वप्रथम तो मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है। मैं जब भी यहाँ आता हूँ, बुंदेलखंड की धरती पर आता हूँ, क्योंकि मैं इसी मिट्टी का बना हूँ, यहीं पैदा हुआ, यहीं की एयर हमने इनहेल की, यहीं का पानी पिया, यहीं के ऋषियों पूर्वजों मिट्टी के प्रताप से मैं आईपीएस बना। आज का ये जो कार्यक्रम है
इसकी आपको पृष्ठभूमि समझनी होगी। कुछ ऐसे तथ्य हैं जो हम सभी को दिखाई दे रहे हैं। आप देखें, सबसे बड़ी जो पहली समस्या है वो हमारे देश में जनसंख्या विस्फोट है। मैं आज से 12 साल पहले एक बुक पढ़ रहा था, अ कंट्री ऑफ 1.2 बिलियन पीपल, 120 करोड़ लोगों का देश। और अब जब कोई राजनेता, कोई अधिकारी अपने भाषणों में बोलता है तो 145 कहने लगा है। 145 करोड़ लोगों का देश, 145 करोड़ लोगों का देश। संसाधनों पे दबाव बढ़ेगा। आपने देखा 4 साल, 5 साल, 3 साल पहले जो हरा भरा खेत था, अब वहाँ सीमेंट के जंगल बन गए हैं। किसी भी बड़े शहर के बाहर का जो सबअर्बन एरिया है, सैटेलाइट टाउन्स हैं, प्लाटिंग चल रही है, वाहनों की संख्या बढ़ गई है, वाटर सोर्स सिंक हो रहे हैं, एयर पॉल्यूट हो रही है। मैं अभी भोपाल में रहता हूं और जिस एरिया में रहता हूं वहां जब अपने घर को जाता हूं तो पूरी रास्ते भर जो लोगों की हद है उसको आगे बढ़ा करके उन्होंने जो सार्वजनिक रोड है, पब्लिक प्लेस है, उसको इंक्रोच कर रखा है। फिर आज जो सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन आया है वो डिजिटल स्पेस का है, मोबाइल का है। 1993 एग्जाम, 1994 बैच का मैं आईपीएस हूं। मैं जब इंटरव्यू देने गया था यूपीएससी धौलपुर हाउस, तो उस समय मुझे लैंडलाइन पे बात करना नहीं आता था, क्योंकि मैंने बात कभी किया नहीं था। जब मेरा इंटरव्यू ख़त्म हो गया तो रिसेप्शनिस्ट जो यूपीएससी धौलपुर हाउस में बैठी थी, मैंने कहा मेरा कॉल लेटर नहीं आया मेडिकल करने का। उन्होंने कहा कि आपका राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में आप फ़ोन लगा लीजिए। उन्होंने वो लैंडलाइन फ़ोन को आगे बढ़ा दिया और मैंने उसे उठा करके डायल करने लगा। मैंने कहा कि इसमें कोई जवाब नहीं आ रहा। उसने रिसीवर लिया, मुझे डांट दिया कि इसमें तो डायल टोन ही नहीं आ रही, आप कैसे डायल कर रहे हो। उस समय मुझे लैंडलाइन पे बात करना नहीं आता था। आज 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का बच्चा स्मार्टफोन पे पूरे समय फिडल कर रहा है। अब देखिए आप क्या गेन कर रहा है वो। अभी आप सभी लोग बैठे हुए हैं, मुझे लगता है एक आध लोगों को छोड़ के सबके पास मोबाइल होगा। अननेसेसरी कॉल आ रहे हैं, कोई उन कॉल की ज़रूरत नहीं है। आपको भी किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका मन नहीं मान रहा, आप फिडल कर रहे हैं, मेरे को नहीं सुन रहे। मेरे से आप कोई मिलने आता है, अपना मोबाइल लेके आता है, या आप किसी से बात कर रहे होते हैं, उसकी अपेक्षा होती है कि आप उसको अटेंशन दें, उसकी बात सुनें, उसका सम्मान करें। आप उसका असम्मान करने लगते हैं, मोबाइल पे फिडल करने लगते हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं जो स्पष्ट हैं, और ऐसे में ज़रूरत है सार्वभौमिक मानव मूल्यों की। गणेश जी ने, गुरु जी ने, जो आईआईटी कानपुर में है, एक बहुत अच्छा ये सिस्टम दिया है। जैसा भगवान सिंह जी स्वयं कह रहे थे, इस तरह की चिंता कोई ये नई नहीं है। भगवान बुद्ध ने जब आंदोलन खड़ा किया था अंदर की तरफ जाने का, मेडिटेशन करने का, स्वयं को समझने का, तब भी वो 6th सेंचुरी BC में, 6वीं सदी ईसा पूर्व में शहरीकरण में इसी तरह की उस समय कुरीतियाँ पैदा हुई थीं। उससे विद्रोह करके उन्होंने कहा था कि मानव केंद्र में होना चाहिए, मानव चेतना केंद्र में होना चाहिए,
और इस शहरीकरण से, इस रिचुअल से, आडंबर से, कुरीतियों से मानव चेतना, मानव केंद्र में होने की बात कहीं खो गई है, मार्जिन में चली गई है। इसलिए उस मूवमेंट की ज़रूरत है। बहुत सारे प्रयास चलते रहे, आर्य समाज उठ खड़ा हुआ। हमारे यहाँ तो पूरा वांग्मय भरा हुआ है उपनिषदों का। 108 उपनिषद हैं, अष्टावक्र गीता का, नारद भक्ति सूत्र का, भागवत गीता का, रामायण का, सब में मानव मूल्यों की बात कही गई है। श्री गणेश जी ने नए कलेवर में, नए समय में ये सार्वभौमिक मानव मूल्यों की बात की है। अभी अरुणा बहन ने, भगवान सिंह जी कह रहे थे, उनकी पत्नी भी सपोर्ट करती हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी बात रखी है और इसे कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमें सार्वभौमिक मानव मूल्यों की ज़रूरत है। सार्वभौमिक मानव मूल्य क्या है? क्या सत्य, ईमानदारी, करुणा, प्रेम, सहिष्णुता, भाईचारा, यही मूल्य हैं। गायब हो गए। क्यों गायब हो गए? अंधी दौड़, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब कर लें। मेरा जो प्लॉट है, प्लॉट एरिया है, उससे आगे बढ़ा करके हम सार्वजनिक स्पेस को घेर लें और पालें। रोड रेज की घटनाएं देख रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे लोग हिंसा पे उतारू हो जाते हैं। माइंड पॉल्यूट हो गए हैं, 24 घंटे कूड़ा करकट देखते हैं डिजिटल स्पेस में। तो ऐसे में सार्वभौमिक मानव मूल्य की बहुत बड़ी ज़रूरत है। भगवान सिंह जी का जो आंदोलन है, नौगांव में, छतरपुर में, यहाँ पे एक केंद्र है, इसकी महत्ता और इस बात को लेकर के है कि वो जिस शिद्दत के साथ, जिस मिशनरी जील के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ इन मानव मूल्यों का प्रसार कर रहे हैं और बहुत सारे टूटते हुए परिवारों को बचा रहे हैं। अजय यादव जी के परिवार का उदाहरण दिया उन्होंने, और एक परिवार का उदाहरण दिया, और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहे, ये आंदोलन आगे बढ़ता रहे। आपको पता है ये एक दिन नष्ट होना है। ये पृथ्वी बिग बैंग थ्योरी से बनी है, दोबारा नष्ट होगी। बहुत कब नष्ट होगी? 2000 साल बाद, 2 करोड़ साल बाद, लेकिन नष्ट होना है। कुछ भी लीनियर नहीं है, कुछ भी यहाँ नहीं है अनंत काल तक चलने वाला। हर चीज़ साइक्लिक है, हर चीज़ घूम के लौट के आता है। लेकिन जब तक है तब तक ये धरा आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए लिवेबल रहे, ग्रीन स्पेस रहे, हरा भरा रहे, पक्षी रहे, सबका इसमें अपना रोल है। भगवान सिंह जी जब मुझे अपना फार्म हाउस दिखा रहे थे तो उन्होंने कहा कि सर, मैं शुरू में मॉडल से बड़ा प्रभावित था कि मैं ये मॉडल का यहाँ पे फार्म हाउस बनाऊँगा, सिर्फ ये पेड़ रहेंगे, मैंगोज़ रहेंगे या चीकू रहेंगे या ये रहेंगे वो रहेंगे। फिर मैंने कहा कि नहीं, मॉडल के प्रति ऑब्सेशन ठीक नहीं है। अब तो जंगल जो जहाँ उग रहा है उगने दिया जाए और सबकी अपनी उपयोगिता है, उसको मैंने समझने की कोशिश की। और अब मैं हर पेड़ का सम्मान करता हूँ, चाहे खैर का पेड़ हो, टीक का पेड़ हो, लेंटाना इवन, उसका सम्मान करता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल सही है, जो मॉडल है, मॉडल के प्रति ऑब्सेशन है, वो मोनोथेइज्म है। इस्लाम, यहूदी और जो दूसरे क्रिश्चियनिटी है वो मोनोथीज़म है। आप उनको पढ़ें, क्या तू मेरे अलावा और किसी के प्रति श्रद्धा रखेगा? हमारे यहाँ तो पॉलीथेइज्म रहा है, बहुदेववाद रहा है, हमने सबको पूजा है और यही प्रकृति का अनुरूप है। आप देखें जब बारिश होती है छोटे से स्पेस पे कितनी तरह के वीड्स, वनस्पतियाँ उगाती हैं। इस प्रकृति का जो बाय डिफ़ॉल्ट नेचर है वो पॉलीथेइस्टिक है, सबका सह अस्तित्व है। इसमें सिर्फ बाकी को मिटा दे या सिर्फ एक रह जाए, मोनोथेइस्टिक बन जाए, ये अगेंस्ट नेचर है। और सार्वभौमिक मानव मूल्य इसी बात की वकालत करता है
कि सबको जीने का, सहअस्तित्व में जीने का, सौहार्द में जीने का, प्रेम से जीने का अधिकार है और स्पेस है, जिया जा सकता है। सार्वभौमिक मानव मूल का जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो परिवार ये करके चरितार्थ करके दिखा रहे हैं। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। आपने मुझे बुलाया, सम्मान दिया। मैं इसी क्षेत्र का हूँ, ये मेरी ही धरती है, मेरा सभी लोग मेरे अपने हैं। मैं अपनों के बीच अपने को पाकर गदगद हूँ, गौरवान्वित हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ताज़ा अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें हमारे साथ, देखते रहें जनहितार्थ न्यूज़। अनुमति दीजिए अजय यादव को। नमस्कार।